हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल जीनियस कैंपस पर। मेरा नाम है अमित और मैं यहां आप लोग को आज क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 के बारे में बतलाऊंगा, जिसमें से हम लोग बात करेंगे आज बहुपद क्या है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं कि बहुपद क्या है, चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 को अगर हम समझने का कोशिश करें तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को बात करना होगा कि सर चर क्या होते हैं। चर यानी कि जिसको इंग्लिश में हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ये वेरिएबल क्या होते हैं? तो चर एक ऐसा राशि होता है, ऐसे राशि को चर कहा जाता है जिसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। यानी कभी उसका वैल्यू 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 5 आएगा। मतलब जिसका वैल्यू हमेशा बदलते रहे वैसे राशि को हम लोग चर कहते हैं। और इसको हम लोग अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, यानी कि जैसे एक्स, वाई, जेड, इन सब चीज़ों से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। उसका दूसरा होता है अचर। अचर यानी जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल, नॉन वेरिएबल। अच्छा एक सेकंड। तो अचर क्या होते हैं? अचर का मतलब होता है नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल या इंग्लिश हम लोग इसको कांस्टेंट भी कहते हैं। नॉन वेरिएबल या इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो ये क्या चीज़ है सर? अचर एक ऐसा राशि होता है जो कभी नहीं बदलता है। ठीक है, जो जिसका वैल्यू कभी ना बदले हम उसे अचर कहते हैं। ठीक है, ये ढीठ आदमी, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 5 रुपीज़ का कॉइन है, 5 रुपये का सिक्का है, तो आप किसी दूसरे शहर में जाओगे तो क्या 10 रुपये का सिक्का हो जाएगा? भैया 5 का है तो 5 ही रहेगा, है ना। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, दुनिया के किसी कोने को छोड़िए, आप भारत के किसी भी हिस्से में चले जाइए, 5 रुपये का सिक्का 5 ही रुपया रहेगा, उसको कोई भी 10 रुपया नहीं बोलेगा। तो ये एक ऐसा चीज़ है जिसका वैल्यू कभी भी नहीं बदलता है, ऐसे को हम लोग अचर कहते हैं। यानी गिनती के जितने भी संख्या है वो सारे के सारे क्या होते हैं? अचर होते हैं। उसके बाद अब अगला आ जाता है पद, यानी कि टर्म के बारे में। तो टर्म क्या है, यानी पद क्या है? तो पद का मतलब हो जाता है सर, देखिए अगर कोई चर है या सिर्फ अचर है या चर या अचर एक साथ गुणा में है तो आप उसे पद कहेंगे। क्या कहेंगे? पद। जैसे मान लिया जाए x ये पद है, या 4 ये भी एक पद है, और अगर 4 और x एक साथ रहे तब भी ये आपका क्या है? एक पद ही कहलाएगा। अब सपोज कीजिए कि आपके पास कोई समय इक्वेशन है या बहुपद है, मान लीजिए x² + 2x - 4 है। अब इससे पूछे पद कौन कौन है? तो पहला पद हो गया आपका x², दूसरा पद हो गया आपका 2x और तीसरा पद हो गया -4। इसमें 3 पद है। कितने पद है? 3 पद। यानी पद कब बनता है? या तो सिर्फ अचर हो, या तो सिर्फ चर हो, या चर और अचर दोनों एक साथ हो, तब भी आप उसको पद ही कहेंगे। क्लियर वाली बात? ठीक है, तो अब पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार के बारे में हम लोग बात करेंगे। पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो पहला होता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद यानी कि मोनोमियल पोलिनोमियल इसको कहा जाता है। तो एक पदी बहुपद क्या है? जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, यानी कि जिसमें, या लिख सकते हैं जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो, हम उसे क्या कहेंगे? जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो हम उसे बहुपद, वैसे को एक पदी बहुपद कहेंगे। जैसे मान लिया जाए x हो, या x² हो, या 2x हो, या -4x हो, कुछ भी, ये सिर्फ एक है। क्या है? एक है। देखिए अगर कोई 2 चीज़ हो लेकिन आपस में गुणा में हो तब उसे एक ही गिनेंगे। ठीक है, एक ही गिनेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या हो जाता है? दूसरा हो जाता है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी यानी कि बाइनोमियल इंग्लिश में कहते हैं, बाइनोमियल पोलिनोमियल कहते हैं, बाइनोमियल पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल क्या होता है सर? जिसमें 2 पद होते हैं, जिसमें 2 पद होते हैं
हम उसे क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे x + 2 हो गया, या x - 2 हो गया, या x + y हो गया, कुछ भी। यहाँ देखिए 1 2 1 2 1 2, इसमें 2 पद है तो द्विपदी हो गया। जिसमें 3 पद होगा उसे त्रिपदी कहेंगे, जिसमें 4 पद होगा उसे चतुष्पदी कहेंगे। इस तरीक़ा से पदों की संख्या बढ़ते जाती है, इस तरीक़ा से पदों की संख्या आपका बढ़ते जाती है। तो जल्दी से यहाँ तक आप नोट करेंगे। अब आगे हम लोग बात करते हैं बहुपद के घात के बारे में, कि क्या होता है बहुपद के घात। ठीक है, बहुपद के घात क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। चलिए, बहुपद के घात के बारे में बात करते हैं। बहुपद के घात यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। देखिए डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर को डिग्री कहा जाता है। मैक्सिमम जो पावर होगा उसे हम लोग डिग्री कहते हैं। मैक्सिमम पावर को डिग्री कहा जाता है। जैसे कि मान लिया जाए आपके पास कोई बहुपद है, जैसे x का पावर 4 - x³ + 3x² + 2, इस तरीक़ा से मान लीजिए कोई आपके पास बहुपद है। बहुपद का मतलब क्या होता है, जिससे बहुत सारे पद होते हैं और वो पद आपस में या तो प्लस या माइनस के द्वारा जब जुड़े हुए हों तो हम उसे बहुपद कहते हैं। जब बहुत सारे पद आपस में प्लस या माइनस की सहायता से जुड़े हुए होते हैं तो उसे हम बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका मूड़ी में 4 है, इसका मूड़ी में 3 है, इसका मूड़ी में 2 है। तो किसका मूड़ी का देखना है, चर वाला को देखना है, यानी कि वेरिएबल वाला को देखना है। तो वेरिएबल की मूड़ी में यहाँ 4 है, यहाँ 3 है या 2 है, ऐसा है। तो ये सब को हम लोग क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। तो इस सभी पावर में सबसे ज़्यादा कौन है सर, 4 है, तो यही इसका डिग्री यानी कि घात कहलाएगा। यही इसका डिग्री कहलाएगा, क्या चीज़, 4। तो डिग्री का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पावर को डिग्री कहा जाता है। ठीक है, तो अब घात के आधार पर बहुपद के प्रकार के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला हो जाता बच्चों रैखिक बहुपद। क्या हो जाता है, रैखिक बहुपद, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल इसको कहते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, जिस बहुपद का घात 1 हो, यानी जिस बहुपद का घात 1 होता है हम उसे रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए x + 2, यहाँ पे x का मूड़ी में क्या है, 1 है, या फिर 2x - 4, या सिर्फ x, है ना। तो यहाँ पे x का मूड़ी में 1 है, यानी ये सब रैखिक बहुपद हो गया। तो ये किस फॉर्म में हमेशा आपको दिखेगा बच्चों, इसका फॉर्म क्या होगा, इसका फॉर्म हो जाएगा ax + b, जहाँ पे a कभी भी 0 नहीं हो सकता। सर ax + b का क्या मतलब है, ax + b का मतलब हो गया कि x ये तो 4 है और यहाँ पे a क्या है, कोई भी संख्या हो सकता है। a और b कोई पूर्णांक है, यानी a और b का स्थान पे कोई भी संख्या हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे a का स्थान पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ a का स्थान पे 2 है, यहाँ a का स्थान पे 1 है, इस तरीक़ा से। ठीक है, और यहाँ b का स्थान पे 2 है, यहाँ b का स्थान पे -4, यहाँ b का स्थान पे 0 है ना। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो x का गुणा में a है वो a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो देखिए ax + b है, अगर a 0 हो गया मतलब ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, b, और सिर्फ b बचेगा। तो यहाँ पे कोई भी चर नहीं है, और चर नहीं है मतलब आपको डिग्री का पता नहीं चलेगा, और जब डिग्री पता ही नहीं चलेगा तो फिर आप उसे रैखिक कैसे कहोगे। तो जो रैखिक बहुपद है, तो जहाँ पे पावर 1 है उसका गुणा वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हो जाता है आपका द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद, इसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं,
नोमियल कहते हैं। सर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब होता है सर जिस बहुपद का घात क्या हो बचवा लोग? 2 हो। जिस बहुपद का घात 2 हो हम उसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। तो ये किस फॉर्म में आपको दिखेगा सर? इसका फॉर्म क्या है? तो इसका फॉर्म है, देखिए घात 2 वाला, तो पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद घात 1 लिखेंगे, उसका कुछ होने, यानी यहाँ a हो जाएगा, यहाँ b हो जाएगा, यहाँ c। ये इसका ax² + bx + c, ये इसका क्या है? रूप है। अच्छा यहाँ a फिर 0 नहीं होना चाहिए। a क्यों? क्योंकि x², हम लोग x² यानी कि द्विघात बहुपद के बारे में बात करें, तो द्विघात बहुपद यानी जिसका पावर क्या हो, यानी मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है तो ये द्विघात बहुपद हो गया। तो द्विघात बहुपद यानी जहाँ पे पावर 2 है उसका गुणा में जो भी रहे वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे a 0 हो गया तो 0 से गुणा होकर पूरा खत्म, यानी 0 हो जाएगा। तो फिर क्या बचेगा आपके पास? bx + c बचेगा, यानी x का पावर यहाँ 1 बचा। और अगर x का पावर 1 है मतलब ये तो रैखिक ना हो गया बच्चों, लेकिन हम लोग बात तो द्विघात का ना कर रहे हैं, तो जहाँ पे पावर 2 होगा वह 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, जैसे 2x² - 4x + 5, या तो x² + 4 है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि x² के बाद x ही आए, x² के बाद कुछ ना भी आए तब भी चलेगा, लेकिन अगर आप द्विघात के बारे में बात कर रहे हैं तो पावर 2 वाला चीज़ होना चाहिए। उसका तीसरा होता है आपके पास त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, इसको इंग्लिश में हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं, नोमियल कहते हैं। तो क्यूबिक का मतलब क्या हो गया सर? वही जिसका घात क्या हो जाए? 3 हो जाए, यानी जिस बहुपद का घात क्या हो? 3 हो, हम उसे क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। तो इसका फॉर्म क्या हो गया सर? तो सर इसका फॉर्म हो जाएगा ax³ bx² cxd, यानी q के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद कुछ हो नहीं। ठीक है, बहुपद लिखने का 9th क्लास में आप लोग तरीका सीखे होंगे बीज व्यंजक को लिखने का, कि पावर धीरे धीरे डिक्रीज करते जाता है। 3 है तो 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर कुछ हो नहीं। कुछ होने मतलब यहाँ x का पावर 0 है, और x का पावर 0 का मतलब 1 होता है, इसलिए लिखा नहीं जाता। तो फिर यहाँ वही चीज़ होगा कि a 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 हो गया मतलब ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो फिर स्क्वायर वाला बचेगा, और स्क्वायर वाला को क्या कहते हैं सर? क्वाड्रेटिक कहते हैं। लेकिन हम लोग जब क्यूबिक के बारे में बात करें तो पावर 3 वाला चीज़, पावर 3 का गुणा में जो भी है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, इसका एग्जाम्पल में जैसे हम जैसे a का स्थान पे मान लीजिए -10 है, b का स्थान पे 2 है, c का स्थान पे -4 है, और d का स्थान पे मान लिया जाए 1 है। ये हो गया। या तो आप लिख सकते हैं x³ + 2x² + 4, ये भी लिख सकते हैं। q के बाद 2 है, 2 के बाद x वाला नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको हम लोग कह रहे हैं कि क्यूबिक, तो क्यूब वाला चीज़ होना ज़रूरी है। चलिए जल्दी से यहाँ तक नोट करेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं ग्राफ के बारे में, कि कैसे बहुपद का ग्राफ खींचा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग रैखिक बहुपद का ग्राफ खींचेंगे। रैखिक बहुपद का ग्राफ। यहाँ रैखिक बहुपद का ग्राफ से हमको ये समझना है कि अगर किसी भी रैखिक बहुपद का ग्राफ खींचते हैं तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, आपसे ये सवाल में पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कोई एक रैखिक बहुपद मान लेंगे और उसके आधार पर हम लोग ग्राफ खींचेंगे। आप लोग को याद होगा ग्राफ खींचना आप लोग 9th क्लास में सीख चुके हैं। ग्राफ खींचना आप लोग कहाँ सीख चुके हैं बबुआ लोग? 9th क्लास में सीख चुके हैं। तो मान लेते हैं, ठीक है बच्चों लोग, माना y = 2x + 3, आप ये एक बहुपद मान लिए। ठीक है, मतलब आपका एक रैखिक बहुपद है, मान लिए। रैखिक मतलब पावर 1 है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? ग्राफ खींचने के लिए डब्बा बना के इसका वैल्यू निकालेंगे ना। तो 9th क्लास में आप लोग सीखें बच्चों कि कम से कम कोई 2 वैल्यू निकाला जाता है। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? हम लोग अपने से मान रखते हैं। चलिए x का वैल्यू हम लोग 0 रख लेते हैं। आपको जो मर्जी 100 रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप 0 रखें। तो y क्या हो जाएगा? तो y हो जाएगा, अगर आप x का स्थान पे 0 रखते हैं तो 2 × 0
प्लस 3, तो 2 गुना 0 यानी 0 प्लस 3 यानी 3 आएगा। यानी अगर x का वैल्यू 0 रखे तो y क्या आ गया 3। अब x का वैल्यू चलिए अब 1 रख दीजिए, तो 1 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 2 गुना 1 प्लस का 3 यानी 2 एका 2 और ये 3 मिल के क्या हो गया बच्चों लोग 5। यानी अगर आप x 1 रखे तो y 5 आ गया। आप चाहे तो और एक आध को निकाल लीजिए। चलिए x का स्थान पे क्या रखें सर, x का स्थान चलिए -2 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, -2 रखते हैं तो y बराबर 2 अपना x का स्थान पे -2 प्लस 3, तो 2 2 जा 4 हो जाना है, माइनस है तो माइनस प्लस का 3। अब माइनस प्लस माइनस होता है सर, यानी 4 में 3 गया तो बचेगा 1, ये बड़ा इसका चेन माइनस तो माइनस का है। यानी अगर x आप -2 रखते तो y आ गया -1। तो चलिए अब ग्राफ खींचते हैं। इसी तरीके से ग्राफ खींचा जाता है ना बच्चों, जहाँ पे कटता है उसको ओरिजिन कहा जाता है। ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। इस साइड यानी राइट हैंड साइड में x एक्सिस पॉजिटिव होता है और अप साइड में अपवर्ड साइड में y एक्सिस पॉजिटिव होता है, ये हम लोग सभी को जानते हैं। और डिस्टेंस हमेशा बराबर बराबर लिया जाता है, एकदम स्केल से नाप के। इधर माइनस में रहता है x और y का माइनस नीचे रहता है, -3 -4 -1 इस तरीक़े से। तो चलिए पहला अगर x 0 है तो y 3 है, अगर x 0 है तो y कितना है 3, तो y का 3 प्लस में है ना, तो प्लस ऊपर है तो यहाँ चला गया, यानी हो गया 0 3। दूसरा अगर x 1 है तो x 1 प्लस में है तो x का प्लस 1 इधर होता है, तो y 5 है, y 5 है, ये भी प्लस में है, तो प्लस में है तो ऊपर जाएंगे, यानी ये वाला पॉइंट आ गया, यानी ये हो गया 1 5। उसके बाद अगर x आपका -2 है तो x का -2 इधर हो गया, तो y -1 है, y का माइनस इधर होता है, तो -2 से ऐसे आएंगे और -1 से आएंगे, तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट मिल गया। तो ये वाला आपका पॉइंट क्या कहलाएगा बच्चों, ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा -2 -1। तो आप तीनों पॉइंट को मिला दीजिए। तो तीनों पॉइंट को अगर आप मिलाते हैं इस तरीक़ा से एकदम सुंदर से स्केल से मिलाना बबुआ लोग, ठीक है, तो ये आ गया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है सर, इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि ये जो रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद है इसका ग्राफ कैसा मिल गया, आपको सीधी रेखा मिल गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अतः रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सीधी रेखा होती है, सीधी रेखा होती है, सीधी रेखा होती है। तो ये चीज़ है किसी भी रैखिक बहुपद का। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग द्विघात बहुपद का ग्राफ देखते हैं। चलिए अब द्विघात बहुपद का ग्राफ देखने के लिए भी फिर वही करेंगे कि द्विघात का ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, ये एग्जाम में आपको पूछता है कि रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, ये आपसे पूछता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे द्विघात बहुपद का ग्राफ। तो फिर मान लेते हैं, माना y बराबर, तो जो आपका NCERT बुक में वही है, हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, y बराबर x² -3x -4, ये आपका कोई द्विघात बहुपद है। अब इसको हमको क्या करना है, ग्राफ खींच के देखना है। ठीक है, तो चलिए फिर वही चीज़ करेंगे, हम लोग वैल्यू रखेंगे। देखिए जब भी y और x एक साथ होते हैं तो उस कंडीशन में उसके अनगिनत हल होते हैं। क्या होते हैं बुचवा लोग, अनगिनत हल होते हैं। ठीक है, तो अनगिनत हल होते हैं तो हम लोग कोई भी हल अपने से मान लेंगे। चलिए x का स्थान पे पहले 0 लेके चलते हैं, तो y क्या हो जाएगा, x का स्थान पे 0 तो 0 की स्क्वायर -3, x स्थान पे 0 -4, तो 0 की स्क्वायर 0, 3 को गुणा करेंगे 0 से ख़त्म, तो क्या बचेगा आपके पास से -4। यानी अगर आप x 0 लिए तो y क्या आ गया, -4 आ गया, है ना। अब फिर x का वैल्यू क्या ले ले, चलिए x का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो y क्या हो जाएगा, x का स्थान पे 1 तो 1 के स्क्वायर -3, x का स्थान पे 1 -4, तो 1 के स्क्वायर 1 हो गया, -3 एका 3 हो गया, -4, तो 1 -3 और -4 मिलकर -7 हो गया, तो 1 में 7 गया यानी कि -6 बच गया। क्या बच गया बुचवा लोग, -6। यानी अगर आप x 1 रखे तो y क्या आ गया, -6 आ गया। और कुछ वैल्यू लीजिए, x बराबर अभी क्या ले लें सर, चलिए x बराबर अभी हम लोग ले लेते हैं -2 रख लेते हैं, चलिए -2 रख लेते हैं।
ठीक है। तो x का जब अगर हम -2 रखते हैं तो x का में तो y क्या हो जाएगा, x स्थान पे -2 स्क्वायर है तो स्क्वायर -3, x स्थान पे -2 माइनस का 4। अब -2 का स्क्वायर करना है, यानी -2 को 2 बार गुणा करना है, तो 2 दूना हो गया 4। अब माइनस को 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 3 दूना 6, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा -4। तो +4 -4 खत्म, तो क्या बच गया 6। यानी अगर x आप -2 लिए तो y क्या निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। y क्या निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। अब फिर x का और एक आध वो चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अब क्या ले लें, अब 3 ले लेते हैं। चलिए आपको जो मर्जी सो रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है कि हम जो रख रहे वही रखें, 3 रखिए। x का स्थान पे 3 रख दी, स्क्वायर से स्क्वायर -3, x स्थान पे 3 -4। अब 3 की स्क्वायर हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 3 3 9 माइनस का 4, 9 माइनस प्लस माइनस 9 खत्म, तो बच गया आपके पास माइनस का 4। यानी अगर x आप 3 लेते हैं तो y कितना आ गया आपके पास, -4 आ गया, -4 आ गया। तो इतना पॉइंट काफ़ी। अब चलिए ग्राफ खींचते हैं, ध्यान से देखिए। ग्राफ हम लोग को खींचना है तो आपको x एक्सिस और y एक्सिस पहले ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो x एक्सिस और y एक्सिस पहले हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब उसका बीच का पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, O मानते हैं ना। तो अब देखिए x अगर देखा जाए तो मैक्सिमम प्लस में 3 तक है, तो 1 2 3 तक ले लिए। आप 4 तक ले लीजिए, 5 तक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नेगेटिव में x -2 तक है, तो -1 -2 -3 अब यहाँ तक ले लीजिए। अब y अगर पॉजिटिव में देखा जाए तो 6 तक है, 1 2 3 4 5 6 तक चले गए हैं। लेकिन नेगेटिव में कितना तक है बच्चों लोग, नेगेटिव में भी -6 तक है। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो गया। माइनस का क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका x, ये हो गया x डैश, ये y और ये y डैश। अब देखिए अगर x 0 है तो y कितना, -4, x 0 तो y -4, तो माइनस नीचे होता है ना, यहाँ पे आ गया, ये हो गया 0 -4। अब x अगर 1 है, 1 यानी प्लस में, तो 1 प्लस इधर हो जाता है, तो y -6 है, तो y का -6 नीचे आ गया, तो 1 से सीधे आएंगे -6, यानी यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया आपका 1 और -6, ठीक है। उसके बाद अगर आपका x -2 है तो x का -2 इधर होता है, तो y कितना, प्लस में 6, तो y का प्लस से ऊपर है, यानी यहाँ पे आ गया, यानी ये हो गया -2 6 हो गया। अब x अगर 3 है, x का 3 प्लस इधर है, तो y है -4, तो y का -4, 3 में -4 यहाँ पे आ गया, ये हो गया। तो ये हो गया आपका 3 -4। तो सारे पॉइंट को मिला दीजिए, सारे पॉइंट को क्या कीजिए, मिला दीजिए। तो यहाँ से आपका शुरू हो रहा है, तो ये यहाँ से आएगा ऐसे, देखिए ये पॉइंट होते हुए ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो ग्राफ है अंडा के आकार का, यानी आधा अंडा के आकार का बन रहा है। तो जब भी आपको ऐसे अंडा आकार का ग्राफ दिखे, चाहे ऐसे दिखे, ऐसे दिखे, या ऐसे दिखे, या ऐसे दिखे, तो ऐसे अंडा आकार वाले डायग्राम को हम लोग परवलयकार कहते हैं। अंडा आकार पूरा नहीं है, आधा अंडा है, तो आप इसे परवलयकार कहते हैं। इंग्लिश में पाराबोला कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों लोग, पाराबोला कहा जाता है। तो इससे एक बात हम लोग को समझ में ये आता है कि सर द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, परवलयकार होगा। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा, अतः द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलयकार होता है, परवलयकार होता है।
चलिए यहाँ से जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का सवाल देखते हैं। बहुत ही आसान है, ये आपका 1 नंबर के लिए आता है सवाल। कहता है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। यानी यहाँ पे कुछ ग्राफ्स आपको दिए गए हैं। ये पहला नंबर है ना, ये दूसरा नंबर है, ये आपका तीसरा नंबर है, ये आपका चौथा नंबर है, और ये आपका 5वां नंबर है, ये आपका 6ठा नंबर है। ये आपका ग्राफ दिया हुआ है। तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। देखिए शून्यक का मतलब होता है उसका आंसर। जब भी आप किसी बहुपद को हल करते हैं तो जो भी x का वैल्यू आता है वही उसका शून्यक कहलाता है। जैसे सपोज दैट कि x + 5 बराबर मान लिया जाए 0 है, तो अब इसे x को हल करें 5 प्लस हो जाके माइनस में आ गया, तो यहाँ पे जो -5 आया यही इसका क्या है, शून्यक है, यानी कि इसका आंसर है। ठीक है, तो ग्राफ के माध्यम से कैसे आंसर पता किया जा सकता है, तो भी किस एक्सिस के लिए कह रहा है, px यानी x एक्सिस में, यानी ग्राफ x एक्सिस को जितना बार काटेगा वही उसका आंसर होगा। तो यहाँ पे जो ग्राफ है x एक्सिस को कहीं पे काट रहा है क्या, देखिए सर x एक्सिस तो यहाँ है लेकिन ये ऊपर है, कहीं काट रहा नहीं काट रहा है, तो यहाँ पे जो आपका शून्यक हो जाएगा है ना, यहाँ पे जो शून्यक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0, यानी शून्यकों की संख्या यहाँ पे 0 हो गई। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे x एक्सिस को एक बार काट रहा है ना, तो यहाँ पे आपका शून्यक क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे कितना बार काट रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो यहाँ पे जो शून्यक हो गया यानी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 बार हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यानी वहाँ 3 का आंसर निकल रहा है। अब यहाँ पे कई बार काट रहा है सर, यहाँ देखिए ये जगह 1 बार, ये जगह 1 बार, 2 बार, यानी यहाँ पे आपका शून्यक क्या हो जाने वाला है, यहाँ पे आपका शून्यक हो जाने वाला है 2। और यहाँ पे कितना बार काट रहा है, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या यानी शून्यक क्या हो गया आपका 4 हो गया। और यहाँ पे कितना बार है, देखिए टच भी करेगा तब भी चलेगा, 1, 2, 3, 3 है, तो इसका शून्यक क्या हो गया, इसका शून्यक हो गया 3। तो ये एकदम सिंपल सा सवाल था जिसका सिंपल सा आंसर है। तो उम्मीद है आपको आज का क्लास समझ में आया। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।